हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संतोष सिंह ब्राड़ और आज हम इस वीडियो में हरियाणा के बजट को एनालाइज करेंगे विद दी स्पेशल रेफरेंस टू हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि 10 जुलाई को होने की बात करी है कमीशन ने। इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें देखेंगे बजट के बारे में। पहली बात, बजट के आंकड़ों को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे जो याद करने लायक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, बजट में और काफ़ी सारी घोषणाएं करी गई जिन पे कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। उन घोषणाओं का विश्लेषण हम लोग करेंगे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो बने रहिएगा अंत तक। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। दूसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ O2 IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारा फ्री और पेड कंटेंट मिलेगा हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये टेस्ट सीरीज़ है। इसमें भी कुछ चीज़ें पेड हैं, कुछ चीज़ें फ्री भी हैं। जैसे ये मैं जो सेशन पढ़ा रहा हूँ, इसका जो PDF अगर आप चाहते हैं, इसमें जो नोट्स हैं PDF नोट्स, वो आपको इसी कोर्स में मिलेंगे। भले आप ज्वाइन भी नहीं करोगे तभी भी वहाँ बहुत सारे कंटेंट है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम, जो फ्री रिसोर्सेज फोल्डर उधर बना हुआ है। तो ये भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिलता है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकता है। सो आगे बढ़ते हैं जी। बजट बजट जो शब्द है ये फ्रेंच टर्म बुगेट से आया है, जिसका मतलब लेदर बैग होता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऑफिशियली शब्द लिखा नहीं गया, ना ही आजकल लेदर बैग में बजट हम लोग पेश करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट्स में भी वो जो कल्चर था वो चेंज हो चुका है। अब सिर्फ ये एक शब्द बचा है जिसकी मीनिंग्स आपको शायद पता हो तो जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 202 के अंतर्गत हर एक स्टेट गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि हर साल आपने स्टेट लेजिस्लेचर के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना है, जिसमें आप आने वाले साल में होने वाली कमाई और खर्चों का प्रॉपर जो विवरण है वो देंगे। अदर फॉर्म में स्टेट की सरकार जो पैसा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ करना चाहती है नेक्स्ट ईयर एक्सपेंडिचर के लिए, उसका एक डिटेल्ड प्रपोजल आता है। उस प्रपोजल को जो हाउस है, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अप्रूव करता है और उसके बाद वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ करके एक्सपेंडिचर के लिए यूज करती है। ये होता है बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारे लिए यहाँ पे ना पहले पार्ट में हम लोग आंकड़े देखेंगे। आंकड़े बहुत जरूरी हैं, जैसे कितने लाख करोड़ का जो बजट है वो लेके आए, उसमें रेवेन्यू अकाउंट से कितना पैसा आया, कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आया, वहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कितना था, या स्टेट का ओवरऑल डेट कितना है, जो पैसा आ रहा है उनमें टैक्स का शेयर कितना है। इस तरीके की चीज़ों पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। दूसरा फ्रेम होता है स्कीम्स पे। तो दो पार्ट्स में हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा में कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइंस पे बजट को स्क्रूटनाइज करने के लिए कमिटीज फ्रेम करी। अर्लियर ऐसा नहीं हो रहा था ना। 1966 से जब से स्टेट बना है, यहाँ बजट को स्क्रूटनी करने की कमिटीज नहीं बनती हैं, जैसा आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस में देखते हैं। अगर पार्लियामेंट में बजट जाता है तो वहां पे बनती है। ये पहली बार हरियाणा में हुआ। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि टोटल 8 कमेटीज बनाएगी। कमेटीज के नाम चाहे मत याद करना, लेकिन इतना बताओ कि 8 कमेटीज बनी थी। और इन कमेटीज का काम क्या था कि बजट सेशन जब प्रेजेंट हुआ उसके बाद इसको स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनी के बाद बजट सेशन जो है वो पास होगा। इस प्रक्रिया को फॉलो किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, बजट का टोटल आंकड़ा देखिए। अब हम आंकड़ों पे सीरियसली आंकड़ों पे आ चुके हैं। तो बजट है जी 1,77,000 करोड़ का, मोटा मोटा 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने पेश किया कि इतना पैसा हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे इस साल। उसमें से बहुत सारा पैसा होगा जो ये लोग खुद कमा रहे हैं। इस साल का प्रपोजल है कि हम लोग टैक्स से, नॉन टैक्स से या कैपिटल रिसीट से ही पैसा कमाएंगे। बाकी जो बच जाएगा अमाउंट वो उधार पे लिया जाएगा, ओपन मार्केट से या पब्लिक फंड से इसको उधार लिया जाएगा। इस आंकड़े को अगर कंपेयर करा जाए पिछले साल के साथ तो ये 15% ज़्यादा है अपने पिछले बजट से। पिछली बार का जो बजट है वो 1,53,000 करोड़ के आसपास था। तो ये पहला आंकड़ा तो ये हो गया, पहली बात। हालांकि इस पे संभावना नहीं, इस पे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस बार का बजट जो है वो 15.6% ज़्यादा है पिछले बार से, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। अब इस 1,77,000 करोड़ में से कितना पैसा तो सरकार के पास खुद से आ रहा है, कितना पैसा वो उधार ले रहे हैं, और उस टोटल 1,77,000 करोड़ रुपए में से कितना एक्सपेंडिचर किस एरिया में हो रहा है, ये हमें समझना है। आसान भाषा में समझना है। आप कोई बहुत बड़े अकाउंटेंट नहीं बनने जा रहे हैं, सरकार का ऑडिट नहीं करने जा रहे हैं, हम अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। और दूसरी बात, हर एक आंकड़े को याद नहीं करना, एक दो चीजें जो पता होनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। ऐसे सटीक आंकड़ों पे सवाल कम पूछे जाते हैं आजकल। तो
प्राइमरली ये देखिए दो अकाउंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। अब रेवेन्यू अकाउंट में भी कुछ रिसीट्स हो रही हैं, कुछ वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट्स में भी कुछ पैसा आ रहा है, कुछ उस अकाउंट से खर्चा हो रहा है। अब अगर हरियाणा सरकार को देखा जाए तो ये बोले इस साल का जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, इस साल का डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डेवलपमेंटल एज वेल एज नॉन डेवलपमेंटल सारे का सारा, वो 1,42,000 करोड़ है। लेकिन टोटल बजट मैंने अमाउंट आपको बताया कि 1,77,000 करोड़ का बजट का प्रपोजल है। तो बाकी 35,000 करोड़ कहाँ गया? उससे कर दिए इन्होंने प्रीवियस ईयर की लोन की रीपेमेंट्स। तो यहां से समझने ये जो कंफ्यूजन है ये हमें दूर करनी है। इसको उल्टे तरीके से समझते हैं कि हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1,77,000 करोड़ है। पहला आंकड़ा जो उससे माइनस हुआ वो है कि 35,000 करोड़ रुपया उसमें से कहाँ जा रहा है? 35,000 करोड़ रुपया पुराना लोन रीपे कर रहे हैं हम लोग। पुराना जो पीसेस चला आ रहा है ना स्टेट पे, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है, उसमें से 35,000 करोड़ रुपया हमने पुराना पे कर दिया। बाकी इस साल जो खर्चा होगा, इस साल का जो खर्चा है दैट इज 1,42,000 करोड़, जो इस साल हमें एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर स्टेट पे करना है। वो तो लोन चुका दिया पुराने वाला, वो हमें देखना है। वो पहला रेवेन्यू रिसीट्स 1,06,000 करोड़ रुपए हमें वहां से आ गया, रेवेन्यू रिसीट्स हमें दे रही हैं। इसके बाद जो सरकार की कमाई है वो है जी कुछ मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स हैं 5,300 करोड़, और कुछ 700 करोड़ के पुराने जो लोन इन्होंने दिए हैं वो रिकवर हो गए। मोटा मोटा आप 6,000 करोड़ मान लीजिए, 1,06,000 करोड़ ये हो गया और 6,000 करोड़ ये है। लगभग 1,12,000 करोड़ रुपया जो है सरकार कमाई कर रही है, इसकी जेब में आ रहा है, कहीं ना कहीं से सरकार की इनकम है। अब एक्सपेंडिचर कितना है, इस साल का एक्सपेंडिचर कितना है पुरानी लोन रीपेमेंट्स को एक्सक्लूड करते हुए? वो है 1,42,000 करोड़। अब एक बार हमारे पास है 1,42,000 करोड़ खर्चा करना है, तो मोटा मोटा मुझे 30,000 करोड़ रुपया उधार लेना पड़ेगा इस साल के बजट के लिए, इस साल के एक्सपेंडिचर के लिए। वो क्या है? बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज 29,618 करोड़। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर्स पे जाता हूँ तो ये है हमारा, क्या इसको बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, कि इस साल का कमाई कितना है, इस साल का एक्सपेंडिचर कितना है, उनका डिफरेंस इज फिस्कल डेफिसिट। इस बजटरी ईयर में कितनी तो सरकार ने कमाई करी, इस बजटरी ईयर में कितना सरकार खर्चा करेगी, उसका जो डिफरेंस है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। राजस्व घाटा कहते हैं, उस घाटे को पूरा कैसे करते हैं हम लोग? बोरोइंग्स करते हैं। तो बोरोइंग्स का नंबर क्या है? वो 29,000 कुछ करके 29,618 करोड़। एज इट इज याद कर लेना, सिर्फ ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मली इसको पैसों के रूप में नहीं बताते हैं हम लोग, बताते हैं इसे एज अ परसेंटेज ऑफ स्टेट का जीडीपी। स्टेट का जो जीडीपी है उसके परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं, ठीक। तो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग तो हो रही है, दो चीज़ों की डेफिशिएंट फाइनेंसिंग आपको सामने दिखी। मोटा मोटा 55,000 करोड़ रुपया तो आपको यहाँ जाता हुआ दिख रहा है कि कहाँ से स्टेट अपनी जेब से पे कर रहा है। 65,000 करोड़ रुपया है जो हम लोग लोन या इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे रहे हैं, बाकी का स्टेट पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्टेट का जो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का ट्रेंड है। पहली बात, फिस्कल डेफिशिएंट मैंने बताया कि 30,000 करोड़ लगभग आंकड़ा है, वो है स्टेट की जीडीपी का 2.98%, 2.98% जो है वो आंकड़ा है हमारे स्टेट की इस साल की फिस्कल डेफिसिट का। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं टोटल डेट की बात करूं तो इस साल का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेट की बात करूं तो जो स्टेट की जीडीपी और डेट का जो रेशियो है वो 24.98% है, 24.98% है, मोटा मोटा 25%, विच इज मच बिलो द लिमिट ऑफ 32.6%, जो कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने हमें बोला है कि इससे कम होना चाहिए स्टेट का। तो वो है, ठीक है जी। ये दो स्टेटमेंट्स आपको पेपर में आ सकती हैं कि इनमें से कौन सी ट्रू है, तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है, ये आंकड़े पता होने चाहिए। अगर स्टेट के टोटल डेट की नंबर वाइज बात करी जाए, ये 25% ऑफ स्टेट की जीडीपी का है। टोटल कितना है जी? 2,43,000 करोड़ लगभग जो है स्टेट पे डेट है, जिसका इस साल इन्होंने कितना चुकाया पुराने लोन का? 35,000 करोड़ करके चुकाया, और इस लगभग इसके आसपास आंकड़ा ये चुकाते रहते हैं, इसी के आसपास आंकड़ा लेते भी रहते हैं। तो स्टेट का डेट जो है वो एकम्युलेट होता जा रहा है। यही ट्रेंड है। आप पुराना देखेंगे 20 से 25 के बीच वेरी कर रहा है। पिछले साल बिल्कुल 25 था, इस बार 24.52 या इस तरीके के आंकड़ों पे लोग रिकमेंड कर रहे हैं। पब्लिक डेट, इस साल का पब्लिक डेट कितना है? इस साल के अगर आप स्टेट के अकाउंट में देखते हैं, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में देखते हैं, तो 55,000 करोड़ का टोटल डेट इस साल लिया गया है। लेकिन डेट में हम लोग पिछले वाले में मैंने आपको 65 कुछ बोला,
तो वो क्या है जी, पिछले साल का ले ओवर अकाउंट में आ रहा था 9700 करोड़ करके, वो पिछले साल का पड़ा हुआ है, दैट्स इट, है ना। तो इतनी अकाउंटिंग इंजीनियरिंग नहीं करनी। इस साल के अकाउंट में जो आया दैट इज पब्लिक डेट 55,000 करोड़, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन लिया है 35,000 करोड़ का। ये बताना चाहिए, इट्स परफेक्टली फाइन, बाकी वाले ठीक है। 35,000 करोड़ लिया, और रीपेमेंट्स में भी अगर आप देखोगे, रीपेमेंट्स ये हैं 35,000 करोड़ की ही रीपेमेंट्स हमने करी हैं। तो टोटल जो है वो फिस्कल डेफिसिट प्लस ये करके इस साल हमने उधार लिया, बाकी उधार दिए भी हैं, स्टेट्स में बहुत सारे लोन दिए हैं, वो 3,000 करोड़ के आसपास के लोन इन्होंने आगे भी दिए। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं जो आपको समझ आने चाहिए। अगर एग्जैक्टली नहीं भी समझ पाए तो 2-3 चीज़ें हैं, फिस्कल डेफिसिट पता लग गया, टोटल बजट कितना है और लोन की रीपेमेंट्स कितनी करी, 3 आंकड़ों पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, पीडीएफ डाउनलोड करना, 3 को देखना, बात बन जाएगी। अब आते हैं थोड़ा सा बाकी पार्ट्स की तरफ कि ये पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो शेयर है यहाँ पे पहला नंबर आता है किसका जी, स्टेट के ऑन टैक्सेस, स्टेट के जो अपने द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स है, जिनमें सबसे बड़ा वॉल्यूम तो वैट का रहेगा जो डीजल पेट्रोल वगैरह पे लग रहा है। तो लगभग 43% रेवेन्यू स्टेट को, जो 1,06,000 करोड़ हमने देखा, उसमें से 43% जो रुपए हैं वो आ रहे हैं स्टेट के अपने टैक्स से। पहली बात। अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा, सवाल ये पूछा जा सकता है कि इनको क्रोनोलॉजिकली बता दीजिए, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम क्या है ना। हाईएस्ट क्या है, स्टेट का ऑन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद आती हैं जी उधारियाँ लेते हैं, बोरोइंग्स है, लगभग 30% टोटल जो है हमने बोरो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट सेंटर की तरफ से जो पैसा मिलता है, सेंटर की तरफ से 2 तरीके से पैसा हमें मिलता है। पहला जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनका डेवोल्यूशन आता है। दूसरा जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा फार्मूला सेट किया गया है कि जो सेंटर ने टैक्स कलेक्ट करे उसमें से भी स्टेट को शेयर दिया जाता है, अदर देन एसजीएसटी तो ऑटोमेटिकली आता है। उसके अलावा जो सेंट्रल टैक्सेस आते हैं उनमें शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 15वें फाइनेंस कमीशन ने एक फार्मूला हमें दिया है, वो आप मुझे बता सकते हैं किस हिसाब से डिवीजन उसमें करा गया। तो वहाँ से पैसा आ रहा है जी। बाकी जो अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है ऐसे करके। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकली पता हो, आंकड़े चाहे नहीं याद रखना है लेकिन क्रोनोलॉजी याद रख लेना सबसे ज़्यादा क्या था, तो अपनी बात बन जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी अगर बहुत डिटेल में कोई जाना चाहता है, पहली बात सिविल सर्विस में इतने डिटेल में क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी दिखा रहा हूँ अगर कोई आसपास का पेपर आप दे रहे हो तो टैक्सेस में मतलब अगर डेवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर को डिवाइस करता हूँ तो पहले सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है 6.9% वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, फिर टैक्सेस का आता है। बोरोइंग्स में भी सबसे ज़्यादा जो है स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स है, वो मैंने आपको दिखाया। स्टेट के अपने टैक्सेस में जो रेवेन्यू है वो एसजीएसटी है, स्टेट का जो जीएसटी का शेयर उन्हें मिलता है। दूसरा है वैट है, उसके बाद स्टेट का एक्साइज है, स्टैंप रजिस्ट्रेशन है, टैक्स ऑन व्हीकल्स है। इनको ऐसे अरेंज करके देख लेना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर नहीं पूछेगा, अरेंज पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा, अदर देन जीएसटी, क्योंकि जीएसटी को नॉर्मली कंसिडर नहीं करते टैक्सेस क्वेश्चन पूछते हुए। जीएसटी ऑब्वियस आंसर होता है सभी का। अदर देन जीएसटी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो वैट का। पिछली स्लाइड के साथ भी इसको कोरिलेट करके देख लीजिएगा अगर उल्टा बताया गया हो तो। उसके बाद पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। तो सर्विसेज 4 चीज़ें हैं जिसमें से हम लोग पैसा जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट रहेगा जी सोशल सर्विस, दूसरा कंपोनेंट रहेगा रीपेमेंट ऑफ डेट, तीसरा कंपोनेंट रहेगा इकोनॉमिक सर्विसेज और चौथा कंपोनेंट है जनरल सर्विसेज। 4 सर्विसेज हैं जिनमें इसको डिवाइड करा गया है। और आप देख सकते हैं कि रीपेमेंट ऑफ डेट यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटर है, पैसा लेके जाने का भी, पैसा लेके आने का भी। 30-35% आ भी रहा है, 30-35% जा भी रहा है। इसमें हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट्स भी कर रहे हैं, इसमें हम लोग नए वाले लोन्स की जो पुराने लोन्स हैं उनकी रीपेमेंट्स भी कर रहे हैं। अब इन सर्विसेज में क्या क्या कंसिडर होता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज है तो इनमें वो सारी एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ब्रिजेस, रूरल डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सोशल सर्विस में जैसे एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन है, हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जनरल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन जनरल सर्विसेज में कंसिडर करी गई हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज भी पेंशन्स का है। 6.87% जो पैसा है वो पेंशन्स पे जाता है। ये इस तरीके के आंकड़े भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इन पे क्वेश्चन आ जाता है, कमेटीज़ वगैरह बनती रहती हैं इन खर्चों को कम करने के लिए। और रीपेमेंट ऑफ डेट में आप देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमने लगभग 19% रीपे करा और 12% हमारे टोटल इसमें से क्या है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं। ब्याज जो हमने पुराना लोन लिया हुआ है, अब 2.5 लाख करोड़ का लोन है तो उस पर ब्याज जाएगा ना, तो वो ब्याज जा रहा है, 12% जो है वो ब्याज है 19-20 हज़ार करोड़ के आसपास का। अब एक बात मुझे बता दीजिए, जब हम किसी चीज़ स्टेट का या सेंटर का फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं
उसमें क्या ये दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं या सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट का कंपोनेंट इंक्लूड होगा? जो फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया 2.98% है जीडीपी का, उसमें क्या क्या कंपोनेंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने रीपे करा वो कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बता दीजिएगा। एट लास्ट, आंकड़ों में लास्ट वो ये है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमने हमारी जो एलोकेशन है, बजट की जो एलोकेशन है, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन करा है। तो वो देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस गोल को अचीव करने के लिए पैसा सरकार दे रही है, वो है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, जीरो हंगर, 20,000 करोड़ रुपया, विच इज़ 18% ऑफ द बजट, मोटा मोटा यहाँ पे दिया गया ए। और दूसरी बात, सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 पे होता है, क्वालिटी एजुकेशन। दो चीज़ें याद रख लेना, 17 के 17 याद नहीं कर पाओगे, दो इजीली याद हो सकते हैं। नंबर 1 पे जीरो हंगर है, नंबर 2 पे क्वालिटी एजुकेशन है। नॉर्मली लोग पॉवर्टी गेस करते हैं, वहाँ पे जो है वो 4% ही। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अच्छा एलोकेशन किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए थी दो चीज़ें, क्योंकि पहली बार इन्होंने रिप्रेजेंट करा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो एस्पेक्ट्स याद रख लेना। अब बात करते हैं घोषणाओं की। आंकड़े हो लिए, थोड़े बहुत आंकड़े आपने याद करने हैं, बाकियों को देख के छोड़ देना है। अब हम बात करते हैं घोषणाओं की। तो सबसे पहली जो घोषणा है वो ये है कि सुषमा स्वराज अवार्ड इन्होंने स्टार्ट करे हैं वुमेन को किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो नेशनल है, इंटरनेशनल अफेयर है, वहाँ पे कोई अचीवमेंट्स करी हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इट विल कैरी अ मॉनेटरी रिवार्ड्स ऑफ 5 लाख। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहली बार हरियाणा ने बजटरी रिफॉर्म्स करें हैं, 4 फंडामेंटल रिफॉर्म्स करें हैं बजट में, बजट पेश किया गया उसके फाइनेंसिंग प्रोसेस में, उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला रिफॉर्म मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ कि हमने हमारे बजट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन कर लिया है, और जो भी आउटकम रिजल्ट्स बेस्ड रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट वाइज जो पैसा है वो एलोकेट करा जाएगा फॉर द बेटर इंसेंटिव्स। तो ये बात मैंने बता दी। बाकी 3 क्या है? बाकी 3 में देखिए, परफॉर्मेंस लिंक्ड आउटले बनाया गया, वही डिपार्टमेंट वाइज की जिसका परफॉर्मेंस जिस तरीके का उस हिसाब से उनको एलोकेशंस करी जाएंगी, पहली बात। दूसरा, जो सरकारी स्कीम्स चल रही थी उनको रैशनलाइज कर दिया सो दैट कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया जा सके। और एक मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फंड बनाया 1,000 करोड़ का, जिससे हम लोग देश स्टेट में जो कैपिटल एसेट्स हैं उनको फंड करते रहेंगे, जो मीडियम टर्म जेस्टेशन पीरियड के हैं, जिनका कंप्लीशन पीरियड जो है वो बजट से लंबा है, तो उनके लिए एक सस्टेनेबल फंड हमने बनाया है। ठीक है जी, वो क्रिएशन ऑफ नेशनल एसेट्स में आ जाएगा। तो 3 डेडिकेटेड फंड्स और क्रिएट करे गए हैं वेरियस सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए। वो फंड्स कौन से हैं जी? पहला है क्लाइमेट चेंज के लिए, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और तीसरा है वेंचर कैपिटल फंड, जो स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बनाने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट फंड स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है। प्राइमरली यहाँ पे प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो यही बन सकता है कि आपको एक चौथा फंड दे दें, कोई भी ABC क्रिएट करके, कि चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या इस तरीके का कुछ करके, कि इनमें से कौन सा फंड है जो स्टेट ने इस बार क्रिएट करा है या नहीं करा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इनका नाम ही याद रख लेना, इनके नाम में इनका मीनिंग भी आपके सामने ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ नई स्कीम्स लॉन्च करेगी, जैसे कि लाइब्रेरीज जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में लाइब्रेरीज बनाने का प्रावधान है फॉर द एडिशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद ऐसे फैमिलीज जिनकी इनकम 1.80 लाख से कम है, इतनी या इससे कम है जो उनकी एनुअल इनकम है, तो उनको 2 साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। बाकायदा इसके लिए सब डिविजनल लेवल्स पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे। हर एक जगह से 40 किलोमीटर की पेरीफेरी में हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए, और वो हॉस्पिटल लगभग 100 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छी एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई और अदर इक्विपमेंट्स के साथ। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकम के लेवल पे आपको उलझा सकते हैं। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आदिबद्री टेम्पल या पिंजौर गार्डन को रिवैम्प करने की भी बातें करेगी। पिंजौर गार्डन के बारे में तो लगभग आप लोग जानते हैं, कहाँ है जी? पंचकुला में सिचुएटेड है वहाँ पे। अब इसको बोले कि जैसे सूरज कुंड मेला में बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे करे जाएंगे सो दैट जो फुटफॉल है उसको इंक्रीज करा जा सके। और जो आदिबद्री टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्होंने दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके में इसको पढ़ लेना, यमुनानगर में इन टेम्पल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, कब ये बने थे, वो स्टैटिक का पार्ट रहेगा। तो ये एक कीवर्ड आया तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदर देन दैट, हरियाणा में जो MSME सेक्टर है स्पेसिफिकली, इसका ज्यादा जो एरिया है NCR के आसपास है, और NCR रीजन में देयर इज अ मैंडेट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन की MSMEs को गैस बेस्ड प्रोडक्शंस पे जाना पड़ेगा। उनको अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो नेचुरल गैस से पूरी करनी होंगी, बिकॉज इट्स कंसिडर क्लीनर फ्यूल।
तो उन इंडस्ट्रीज़ का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ना बढ़े या वो इंडस्ट्रीज इस स्टेट को छोड़ के कहीं और ना जाएं, इसके लिए इन्होंने क्या किया, 50% रीइंबर्समेंट दे दिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे स्टेट अपना वैट लगाता है ना, उसमें इन्होंने बोला इन इंडस्ट्रीज़ को हम 50% रीइंबर्स कर देंगे, सो दैट वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का फंडा वहाँ पे हम लोग प्ले कर सकें। अदर देन दैट, एजुकेशन में स्कूल ट्विनिंग प्रोग्राम इस बार लॉन्च करा गया। प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स को लिंक करा जाएगा, पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल को सरकारी स्कूल के साथ लिंक करेंगे, सो दैट जो इंटरचेंज ऑफ द नॉलेज है वो हो सके, या सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की प्रैक्टिसेस से कुछ सीखने को मिल सके, ऐसा कुछ इनका मेन एजेंडा है। ठीक है जी। एजुकेशन में ही अगर बात करी जाए तो जो न्यू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 25 लाख स्कूल चिल्ड्रंस को ट्वाइस अ ईयर ये लोग स्क्रीन करेंगे स्कूल में ही, सो दैट उनकी वेलबींगनेस का ध्यान रखा जाए अलॉन्ग विद दियर न्यूट्रिशनल नीड्स। वो तो हम कर ही रहे हैं ना मिड डे मील स्कीम वगैरह के अंतर्गत। अदर देन दैट, देर आर संस्कृति मॉडल स्कूल्स, उनकी गिनती 138 से बढ़ा के 500 करने का प्रावधान है, विच इज़ लाइक एन इंपॉर्टेंट आंकड़ा। ऐसे सवाल हरियाणा में पूछने की पुरानी रिवायत चली आ रही है। एजुकेशन में जैसे नेशनल अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग रन करता है देश में, इनोवेशन फ्यूल करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप करी जाती हैं। सिमिलरली उसी लाइन पे हरियाणा जो है 50 स्टेम लैब्स इस्टेब्लिश करेगा। अब इन स्टेम लैब्स में क्या होगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, बी इट 3D प्रिंटिंग, बी इट ब्लॉकचेन है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, इन सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करे जाएंगे। वहाँ पे न्यू एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट है, बच्चों का जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, उसको डेवलप करेंगे इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है जी। अदर देन दैट, वो स्टेट वाइज ओलंपियाड की बात करेगी बच्चों के लिए, जो अच्छा रैंक लेके आएंगे उनको नासा इसरो वगैरह भेजा जाएगा देखने के लिए कि कैसे काम कर रहे हैं वो। और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए टैबलेट्स या इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जो डिवाइसेस हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाएंगी जो 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी घोषणाएं थी जो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछी जा सकें, और जो आंकड़े मैंने बताए आप उनको भी अकॉर्डिंगली रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो आप क्रैक कर दें। उम्मीद रहती है 1 या 2 क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सबक रहेगा जो पिछली बार भी 1-1 2-2 नंबर से रह गए थे। इस तरीके के छोटे सेशंस जो हैं वो आपको फिक्स मार्क्स दे जाते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट में नीचे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।